Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा रिसेंट में नेट का पेपर हुआ था, तो वो जो पेपर है बेसिकली वो कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पर क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है, किसी भी रीजन से हुआ है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से नेट का पेपर देना होगा। तो अभी आपकी अगर प्रिपरेशन पहले अच्छी नहीं थी, तो आपको टाइम मिल गया है कि आप उसको और अच्छे से कर सको और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सको। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर रहा होगा जो कि काफी अच्छा हुआ होगा, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट टाइम में और अच्छा उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर जो अभी वाला जो पेपर हुआ था जून में, जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, हम उस पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम पूरा डिटेल में जाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन से क्या क्या की पॉइंट्स निकल सकता है उसको देखेंगे, और क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है हम उसको देखेंगे। माइट भी कुछ थोड़ी बहुत सी मिस्टेक हो सकती है आंसर्स में, वैसे चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत अच्छे से ध्यान देकर सारे क्वेश्चन के आंसर्स को निकाला गया है डिटेल में। बट फिर भी अगर कुछ मिस्टेक आपको लग रही है कि यहाँ पर ये करेक्शन होना चाहिए, तो आप लोग वो सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, आप लोग आंसर करेक्ट उसको कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी तक पेपर की एनालिसिस के साथ साथ जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो पहुंचे, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सको। ये जो आपका वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपके पार्ट वाइज आएंगे। कोशिश करेंगे कि जितने एक वीडियो में जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर सके। कम से कम 10 क्वेश्चंस तो एक वीडियो में हम कवर करेंगे ही। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर का जो पहला पेपर था, बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ फोरेंसिक साइंस वाले पार्ट को ही कवर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट यानी कि 51, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो होते हैं आपके जनरल पेपर के। उसके बाद में 51 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके फोरेंसिक साइंस यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, यहाँ पर बोला गया है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विच वॉज इन्वेंटेड अर्लियर। तो यहाँ पर ABCD 4 दिए गए हैं, इसको आपको इनके इन्वेंशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले है आपका पीसीआर। पीसीआर जो है आपका, इसको फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका इन्वेंशन जो है आपका 1983 में हुआ था। किसने किया था? कैरी मुलिस ने किया था। एंड ये एक तरह की रिवोल्यूशनाइज्ड माइक्रोबायोलॉजी है, जहां पर रैपिड एंड एफिशिएंट एम्प्लीफिकेशन हम कर सकते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस का। पीसीआर जो है वाइडली यूज करी जाती है रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स एंड बहुत सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में। अब क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए सीक्वेंसेस का एफिशिएंटली, रैपिडली एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है हमारे फोरेंसिक एस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स, तो जो सेल्स का डीएनए एक्सट्रैक्शन है, ये अगर हम बात करें तो कुछ आपका 20th सेंचुरी में, और अगर हम कुछ एग्जैक्ट जाएं तो ये है आपका 1869, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन के आसपास एक्सट्रैक्शन जो था आपका सेल से करा गया था। एंड इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएफएलपी की, आरएफएलपी क्या है आपका? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका जो है आपका 1980s के अराउंड इसका कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ था, इसका इमर्ज हुआ था। एंड ये एक तरह की जेनेटिक वेरिएशन में जितने भी वेरिएशंस होते हैं फ्रेगमेंट्स में, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उसमें जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेशन यूज करके जो फ्रेगमेंट्स निकल कर आते हैं डीएनए के, उसमें जो भी वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं हम। और ये जो है काफी एक्सटेंसिवली इसका हम यूज करते हैं जेनेटिक मैपिंग में एंड फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस में। इससे पहले जो पीसीआर बेस्ड मेथड्स हैं वो आपके ज्यादा प्रीवेलेंट थे आरएफएलपी से पहले।
ठीक है। तो आरएफएलपी की अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 1984 में एलेक जेफरी ने फर्स्ट टाइम ये चीज बताई थी कि आरएफएलपी के थ्रू हम ये सब कुछ कर सकते हैं 1984 में। ठीक है। अराउंड 1980s की बात कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर्न ब्लॉटिंग, तो जो सदर्न ब्लॉटिंग है इसका जो इन्वेंशन कह सकते हैं 1975 में एडविन सदर्न ने किया था। 1975 में एडविन सदर्न ने किया था। एंड ये जो है बेसिकली टेक्निक अलाउ करती है डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस इन अ सैंपल, एंड ये इन्वॉल्व करती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ट्रांसफर टू अ मेम्ब्रेन एंड डिटेक्शन यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन विद के लेबल्ड प्रोब्स। ठीक है। तो सदर्न ब्लॉटिंग का काम क्या हो गया, जितने भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है तो वहां पर डीएनए फ्रेगमेंट्स में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करना, एंड जो भी के लेबल के प्रोब्स हैं उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करके डिटेक्ट करना। ठीक है। तो ये हो गया आपका सदर्न ब्लॉटिंग। अब यहाँ पर अगर इनको सीक्वेंस वाइज लगाना है तो सबसे पहले आप देख रहे हो जो एक्सट्रैक्शन है डीएनए का सेल से, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले डीएनए का ही एक्सट्रैक्शन हुआ होगा, उसके बाद ही तो हम बाकी सारी चीजें करेंगे। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है और जो ऑप्शन नंबर 4 है ये पूरी तरह से हो जाता है एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग ए एंड सी से हो रही है, तो इसको आप हटा सकते हो। अब आपके सामने केवल दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। अब यहाँ पर भी देखने वाला ये है कि डी और सी यानी कि आरएफएलपी और सदर्न ब्लॉटिंग इन दोनों में से पहले क्या आया। तो मैंने बताया आपको कि सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये 1975 में आई और जो आपका आरएफएलपी है वो 1980s में आया। तो आपका पहले सदर्न ब्लॉटिंग आया, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 को आप यहाँ से कर सकते हो एलिमिनेट, क्योंकि जो आरएफएलपी है वो आपका सदर्न ब्लॉटिंग के बाद में आया। उसके बाद में यहाँ पर भी बी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर भी सी और ए उतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम इस चीज को देखें तो पहले हमारा आया था पीसीआर 1983 में और जो आपका आरएफएलपी था ये आया था 1984 में। और यहाँ पर आरएफएलपी से पहले पीसीआर ही था जिसका कि हम यूज करते थे। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या क्या चीज है ये उतना एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते इसके बारे में। या फिर अगर इसका जो सीक्वेंस अगर हम थोड़ा सा रिवर्स में देखें तो ये इसका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है ऑप्शन नंबर 4 में। कैसे, बी डी ए एंड सी, यानी कि यहाँ पर हम चल रहे हैं आगे से, पहले बी है फिर डी है फिर सी और ए में हमको डाउट हो रहा है। और डाउट क्या, बेसिकली पीसीआर ही है जो कि हमारा आरएफएलपी से पहले आया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की या तो कुछ मिस्टेक है या तो फिर ये रिवर्स ऑर्डर में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अब एग्जैक्टली इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है वो हम यहाँ पर नहीं गेस कर सकते, बट फिर भी अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो सबसे पहले हमारा बी आया है, यानी कि एक्सट्रैक्शन हुआ है डीएनए का सेल से। उसके बाद में सदर्न ब्लॉटिंग है, उसके बाद में पीसीआर है और पीसीआर के बाद में हमारा है आरएफएलपी। ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए हमारा बी डी ए एंड सी। ठीक है। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अरेंज दीज क्रोनोलॉजिकली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर इरप्शन। तो जो हमारे टीथ्स होते हैं उनकी इरप्शन की बात करी जा रही है। इरप्शन कब होता है, कैसे होता है, टीथ्स का किस किस ईयर में होता है, ये वाला चार्ट पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे फर्स्ट मोलर होते हैं, फर्स्ट मोलर का इरप्शन 6 to 7 ईयर्स में होता है। उसके बाद में जो हमारे सेंट्रल इंसीजर्स होते हैं, यानी कि जो आपके फ्रंट के 4 टीथ्स होते हैं उनके, अगर हम फ्रंट के बेसिकली 2 टीथ्स जो होते हैं वो उनकी बात करें तो इनका इरप्शन 7 to 8 ईयर्स में होता है। इसके बाद में जो आपके लेटरल इंसीजर्स होते हैं इनका इरप्शन 8 to 9 ईयर्स में होता है। देन जो आपके फर्स्ट प्री मोलर होते हैं इनका इरप्शन 10 to 12 ईयर्स में होता है। सेकेंड जो आपके प्री मोलर होते हैं इनका इरप्शन आपका सेम वही है 10 to 12 ईयर्स। उसके बाद में जो आपके कैनाइंस होते हैं इनका इरप्शन, जो कैनाइंस होते हैं इनका इरप्शन होता है 11 to 12 ईयर्स।
इसके बाद में अगर हम बात करें जो आपके सेकेंड मोलर होते हैं, इनका इरप्शन होता है 12 to 13 ईयर्स। और फिर जो थर्ड मोलर होते हैं, इनका इरप्शन होता है आपका 12 to 21 ईयर्स। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है इरप्शन का, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका 52 पूछा गया है ये इसी चार्ट पर बेस्ड है। अब अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो नोट्स हैं जितना मैं आपको बताते चल रही हूँ, अगर हो सके तो आप पेन से नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपडेटेड मिल जाए। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। @साविक फॉरेंसिक आप सर्च करोगे, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा, तो जितने भी नोट्स हैं वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे फर्स्ट मोलर होते हैं उनका इरप्शन सबसे पहले होता है, तो यानी कि जो ए है ये हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, इन दोनों को ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग बी से कर रहे हैं और यहाँ पर ई से कर रहे हैं, तो दोनों ही गलत हैं। अब बचे से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पर हमको देखना है कैनाइन में इरप्शन पहले होता है कि सेंट्रल इंसीजर में इरप्शन पहले होता है। तो यहाँ पर बताया था हमने आपको कि जो सेंट्रल इंसीजर्स होते हैं उनमें इरप्शन होता है 7 to 8 ईयर्स में, और कैनाइन्स में होता है 11 to 12 ईयर्स में। तो इस वजह से जो आपके सेंट्रल इंसीजर हैं यानी कि जो ई वाला पार्ट है ये आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। तो ए के बाद में ई जहाँ पर है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो, आगे पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। तो बी देख लेते हैं। बी जो है फर्स्ट बाइकस्पिड। बाइकस्पिड क्या है, जो आपके प्री मोलर्स होते हैं उन्हीं को हम बाइकस्पिड बोलते हैं। तो फर्स्ट बाइकस्पिड यानी कि फर्स्ट प्री मोलर, तो इनका इरप्शन होता है 10 to 12 ईयर्स में। कैनाइन्स हमारे 11 to 12 में है। तो बी के बाद में हमारा आ जाएगा सी, और जो डी है यानी कि जो थर्ड मोलर है वो 12 to 21 ईयर्स बिल्कुल लास्ट में जाकर होता है उनका इरप्शन, तो लास्ट में आ जाएगा आपका डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ई, बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस or sequence of method for preparation of cast of 3D footprint present on sand surface। सैंड सरफेस पर अगर कोई हमारे पास फुटप्रिंट अवेलेबल है, 3D फुटप्रिंट अवेलेबल है, तो उसको जो इम्प्रेशन है उसको हमको कलेक्ट करना होगा। तो उसकी प्रिपरेशन करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके सामने ए से लेकर के ई तक के स्टेप्स दिए गए हैं, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अब अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा सा आप माइंड में अपने सोचो, तो जब भी आप क्राइम सीन पर जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आपको करनी होती है, वहां पर विजिट करने के बाद में आप करते हो थोड़ी सी एनालिसिस, फोटोग्राफी, विजुअल एग्जामिनेशन। उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत आप ध्यान देते हो कहाँ कहाँ पर आपके एविडेंसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फिर जो एविडेंस होंगे उनके अकॉर्डिंग, किस टाइप का एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इनका कलेक्शन हमको किस तरह से करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे वहां पर पहुंचने के बाद में? सबसे पहले आप वहां पर विजुअल एग्जामिनेशन करोगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ वुडन और मेटल फ्रेम अराउंड प्रिंट। तो जो वुडन और मेटल का फ्रेम होता है प्रिंट के अराउंड, ये सबसे पहले तो आप करोगे नहीं। इसको करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, तो अब इसको हम रख लेते हैं साइड में। एविडेंस पता होने के लिए अभी हमको एविडेंस को ढूंढना है। तो एविडेंस को ढूंढने से पहले हमको करना पड़ेगा विजुअल एग्जामिनेशन। तो पहले हम करेंगे फोटो, जब हमको दिख गया कि हाँ हमने पूरी एनालिसिस कर ली ऊपर ऊपर से, उसके बाद में जब हमको दिखा कि हाँ यहाँ पर हमारे पास एविडेंसेस हमको दिख रहे हैं, अब हम सबसे पहले करेंगे फोटोग्राफी। जो भी हमारे पास फुटप्रिंट मिल रहा है उसकी हम करेंगे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी करने के बाद में विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे हम, यानी कि सबसे पहले बी हो गया, फिर हमारे पास आ गया डी। विजुअल एग्जामिनेशन में क्या,
कि उस फुटप्रिंट में कहीं कोई अदर एविडेंस तो नहीं है, कहीं कोई ब्लड तो नहीं है, या फिर कोई जो फूड का इम्प्रेशन है उसमें कुछ हमको ऐसा मार्क तो नहीं दिख रहा है जिससे कि हम ब्रांड को फाइंड आउट कर सके कौन सी ब्रांड का वो शू था, कौन से साइज का वो शू था। तो इस तरह से विजुअली जितनी भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फोटोग्राफी के बाद में हम विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे फुटप्रिंट का। अब जब हमने विजुअल एग्जामिनेशन कर दिया, उसके बाद में उसके आसपास हम एक वुडन का मेटल फ्रेम लगाएंगे ताकि वो जो प्रिंट है वो डिस्टर्ब ना हो। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, जो भी आपका, क्योंकि वो सैंड है तो बहुत जल्दी वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसलिए उस पर हम एक ऐसा सॉल्यूशन को स्प्रे करेंगे जिससे कि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमने पहले तो विजुअल एग्जामिनेशन कर लिया, फिर हमने फोटोग्राफी भी कर ली, फिर हमने मेटल के फ्रेम को उसके आसपास लगा दिया, फुटप्रिंट के आसपास। फिर हमने स्प्रे कर दिया एक हार्डनर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर BDA, इसके बाद में E, और इसके बाद में क्या है, C लास्ट, पोरिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब सब कुछ कर लिया उसके बाद में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सॉल्यूशन उस फ्रेम में डाल देंगे, तो हमारे पास जो प्रिंट है उसका इंप्रेशन हमको निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, BDAE एंड C। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, जैसे कि AE एंड C, ये वाला पेयर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, बट जो B और D है इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फोटोग्राफी हम कर रहे हैं, फोटोग्राफी के पहले विजुअली, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे पहले हम विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ पर हमको क्या क्या मिल रहा है। तो उसी टाइम पर साथ के साथ अगर हम ये चीज देखते चले कि कहीं फुटप्रिंट के आसपास अगर कोई अदर एविडेंस है, तो हम उसको पहले कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे ऑप्शन अभी मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम डी को सबसे पहले लगा देंगे, क्योंकि A, E एंड C इन तीनों में हम कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको A, E और C की पेयरिंग देखनी कहाँ पर है, तो ये पेयरिंग सिर्फ आपकी ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। जैसे B और D है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जैसे फोटोग्राफी से पहले यूजुअली क्या होता है, आप हम विजुअल एग्जामिनेशन ही करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पर जो हम विजुअल एग्जामिनेशन कर लेंगे उसके बाद में हम यहाँ पर फोटोग्राफी करेंगे, देन मेटल का फ्रेम लगाएंगे, फिर हम स्प्रे करेंगे हार्डनिंग सॉल्यूशन, एंड लास्ट में हम उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, DBAE एंड C। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग सिम्टम्स इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस कॉज्ड बाय नीरियम ओडोरम। नीरियम ओडोरम जो है ये एक तरह का आपका डिसऑर्डर होता है। तो इसमें इसको सीक्वेंस में इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको अगर हम सीक्वेंस में लगाएं तो सीक्वेंस में कैसे लगेगा। तो अगर हम कोई भी तरह का देखें तो सबसे पहले क्या चीज कॉज होती है, सबसे पहले आपकी इसमें जो इंडिविजुअल है उसकी मस्कुलर ट्विचिंग होने लगेगी, यानी कि जो मसल्स है उसमें इरिटेशन होगी, जो प्यूपिल्स हैं धीरे धीरे फिर वो डायलेट करना स्टार्ट करेंगी, फिर हल्की सी ड्राउसीनेस आएगी, फिर टिटेनिक स्पाज्म सा लगेगा, फिर कोमा एंड डेथ वाली कंडीशन आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपको ये पता भी नहीं है कि नीरियम ओडोरम क्या है, बट फिर भी ऑप्शन तक अगर आप करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, बहुत सिंपल है। कैसे? सीधी सी बात है, कोमा और डेथ ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप होगा। तो आप ऑप्शन नंबर C यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को सीधे से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मस्कुलर ट्विचिंग से पहले या उसके बाद जो टिटेनिक स्पाज्म है वो कब होगा, आप थोड़ा सा गेस वर्क अगर करो तो टिटेनिक स्पाज्म में क्या होता है, जहां पर मसल्स में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐंठन टाइप की होने लगती है और बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है मसल्स। ठीक है, तो वो चीज आपके मस्कुलर ट्विचिंग से पहले होगी कि बाद में होगी। मस्कुलर ट्विचिंग का मतलब हल्की फुल्की मसल्स में आपकी इरिटेशन होना, तो इरिटेशन होने के बाद में ही तो आपका टिटेनिक स्पाज्म आएगा। तो इसलिए डी के बाद में ही बी आएगा। अब आप ऐसे ऑप्शंस ढूंढो जहां पर डी के बाद में बी आ रहा हो। तो अब यहाँ पर सारे ऑप्शंस है जहां पर डी के बाद में बी आया हुआ है। अब जब टिटेनिक स्पाज्म हो रहा है तो यहाँ पर टिटेनिक स्पाज्म यानी कि बहुत सीवियर टाइप की कंडीशन होने लगी। और ड्राउसीनेस क्या होता है, ड्राउसीनेस जहां पर हल्की फुल्की सी आपकी
कह सकते हैं हेल्थ में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लगती है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रहता है वो सिचुएशन जो रहती है, वो ड्राउसीनेस कहलाती है। तो वो कंडीशन आपकी टिटेनिक स्पाज्म से पहले आएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि टिटेनिक स्पाज्म जो है वहां पर जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं और बॉडी की जो कंडीशन होती है वो बहुत खराब हो जाती है, बहुत सीरियस हो जाती है। तो इस वजह से जो सी है ये आपका बी से पहले ही आने वाला है, सिंपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ई है वो कहाँ कहाँ पर बी से पहले आया है आप उसको देख लो। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर जो ई है वो बी के बाद में आया है, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी भी हम करेक्ट आंसर तक पहुंच नहीं पाए हैं, इतना सब कुछ हमने सोचा बट फिर भी करेक्ट आंसर हमको नहीं मिला। पर फिर भी यहाँ पर एक चीज और काम करेगी कि डायलेटेड प्यूपिल, जो डायलेटेड प्यूपिल है वो भी आपका टिटेनिक स्पाज्म से पहले ही होगा, सीधी सी बात है। और उसके अलावा ये चीज़ आपकी ड्राउसीनेस से पहले होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले आपकी मस्कुलर ट्विचिंग होगी, मस्कुलर ट्विचिंग के बाद में जो प्यूपिल्स होती हैं उसमें डायलेशन स्टार्ट होगा, और वो डायलेशन करने के बाद में ही आपकी ड्राउजीनेस आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बी आएगा, बी के सॉरी सबसे पहले यहाँ पर आपका डी आएगा, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले यहाँ पर आपका डी आएगा, डी के बाद में सी आएगा, सी के बाद में ई आ जाएगा यानी कि ड्राउसीनेस आ जाएगा, ड्राउसीनेस के बाद में आपका टिटेनिक स्पाज्म यानी कि बी, और लास्ट में कोमा एंड डेथ यानी कि ए। तो करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा डी सी ई बी एंड ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत सिंपल है। एनसीआरबी एंड एनआईसीएफएस, एनसीआरबी एंड एनआईसीएफएस जो है इनका इन्वेंशन किस किस ईयर में हुआ है? तो जो आपका एनसीआरबी है इसका इन्वेंशन आपका 1986 में, और जो आपका एनआईसीएफएस है इसका इन्वेंशन आपका 1972 में हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जितने भी फोरेंसिक से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपके एफएसएल हो गए, जैसे आपके एफएसएल जो स्टेट एफएसएल हैं, जितने भी आपके सेंट्रल एफएसएल्स हैं, और आपका एनसीआरबी हो गया, एनआईसीएफएस हो गया, और इस तरह के जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड है, आपका जैसे फिंगरप्रिंट ब्यूरो हो गया, तो इनके सबके इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस ईयर में हुआ था, वो ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद ज़रूर रखना है। हिस्ट्री इतनी आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस एक आधे आपको मिलते ज़रूर से हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विच of the under mentioned factors are unique feature of micellar electrokinetic capillary electrophoresis? मिसिलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूनिक फीचर क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम इनके यूनिक फीचर की बात करें तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो एंड जो आपका सेपरेशन है चार्ज्ड एज वेल एज न्यूट्रल एनालाइट का, ये जो है आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये कैसे हुआ? जैसे कि आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक यानी काइनेटिक एनर्जी, कैपिलरी सिंपल सा पता है कैपिलरी क्या होता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस तो एक आपका है ही। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ऑस्मोटिक फ्लो हो रहा है, कैपिलरी क्योंकि कैपिलरी यूज हो रही है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक फ्लो हो गया। थोड़ा सा आप गेस वर्क कर सकते हो तो करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है, तो यहाँ पर चार्ज्ड और न्यूट्रल एनालाइट दोनों का ही सेपरेशन होगा, तो ए और सी करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहाँ पर हम बात करें ये सब है क्या, तो जो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो है it occurs due to the movement of buffer ions along with the capillary wall under the influence of an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो आपका बफर आयंस होते हैं उनका मूवमेंट होता है कैपिलरी वॉल के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो, और वही चीज़ आपकी इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में होती है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रेशर इंड्यूस्ड। जो आपका प्रेशर इंड्यूस्ड फ्लो है, इसका यूज हम HPLC में ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी में हम प्रेशर हमको अप्लाई नहीं करना होता है, बट जो HPLC होता है वहां पर थोड़ा सा हमको प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए प्रेशर इंड्यूस्ड फ्लो जो है आपका HPLC में यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड एज वेल एज न्यूट्रल एनालाइट, तो ये क्या है आपका, तो जो आपका मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये केपेबल होता है चार्ज्ड और न्यूट्रल एनालाइट को सेपरेट करने में, जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर हो जाता है इस पर्टिकुलर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का। एंड यहाँ पर क्या होता है, जो मिसल्स अवेलेबल होती हैं, ये आपके जो बफर में बेसिकली बफर के सेपरेशन के लिए जो मिसल्स अवेलेबल होती हैं, ये ही हैं जो कि न्यूट्रल कंपाउंड्स में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्रिएट करते हैं मिसलर फेस के थ्रू, और उसी की हेल्प से यहाँ पर आपका सेपरेशन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिलरी फिल्ड विद स्टेशनरी फेज, तो जो आपका मिसलर काइनेटो इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ पर आपका स्टेशनरी फेज काम नहीं करता है, यहाँ पर आपका मोबाइल फेज होना चाहिए। एंड जो सेपरेशन है इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एनालाइट्स विद द मिसलर फेज इन द बफर। तो बफर में जो मिसलर फेज होता है उसमें एनालाइट्स का इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, उसी के बेस पर यहाँ पर आपका सेपरेशन होता है। यहाँ पर स्टेशनरी फेज से कोई भी लेना देना होता नहीं है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डू नॉट रिक्वायर हाई वोल्टेज, तो यहाँ पर ये जो आपका मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ पर हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन एनालाइट्स के सेपरेशन के लिए यहाँ पर हाई वोल्टेज की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, इतना तक का वोल्टेज यहाँ पर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि A एंड C, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड एज वेल एज न्यूट्रल एनालाइट, ये आपके यूनिक फीचर होते हैं मिसलर इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, चाहिए तो अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर पूछा गया है द फ्लोरोसेंस बेस्ड इम्यूनोलॉजिकल एसे विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड फ्लोरोसेंट लेबल्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर फ्लोरोसेंस बेस्ड जितने भी इम्यूनोलॉजिकल एसे होते हैं, तो कौन कौन से तरह के फ्लोरोसेंट लेबल को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो आपके रोडामीन्स होते हैं और जो आपके साइकोबिली प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि A एंड B, इन दोनों को ही हम इसमें यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये है क्या क्या, एक बार देख लेते हैं। तो जो आपके फ्लोरोसेंस बेस्ड इम्यूनोलॉजिकल एसेज होते हैं, ये आपके फ्लोरोसेंट लेबल्स को यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक एनालाइट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। अब जो रोडामीन्स होते हैं, रोडामीन्स क्या हैं, एक तरह के आपके कह सकते हैं फ्लोरोसेंट डाइज हैं, जिनका कि हम फ्लोरोसेंस बेस्ड एसे में यूजुअली यूज़ करते हैं, और इसमें आपकी रेड ऑरेंज कलर की फ्लोरोसेंस निकलती है। ये आपको इस तरह का रेड ऑरेंज अगर वेवलेंथ इमिट हो रही है तो आपके रोडामीन्स में होगी। साइकोबिली प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो ये आपके फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स होती, जो रोडामीन है वो फ्लोरोसेंट डाई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रोडामीन आपकी फ्लोरोसेंट डाई है, बट जो साइकोबिली प्रोटीन है ये आपकी फ्लोरोसेंट प्रोटीन है, जो कि एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो साइकोबिली प्रोटीन एक तरह की प्रोटीन है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये एक तरह की प्रोटीन है जो कि फ्लोरोसेंट प्रोटीन है, जिसको कि हम एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और इसका यूज जो है फ्लोरोसेंट लेबल्स की तरह करते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंस एंड रेजिस्टेंट टू फोटो ब्लीचिंग। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो पेरोक्सीडेजेस होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि कलरीमेट्रिक एसे में यूज़ करे जाते हैं। ये फ्लोरोसेंस नहीं होते हैं, ये कलरीमेट्रिक एसेज में यूज़ करे जाते हैं। उसके अलावा जो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज है, ये एक तरह का एंजाइम है जिसको कि इन्वॉल्वमेंट आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म में होता है। ये भी आपके फ्लोरोसेंट नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, तो ये एक तरह का आपका मिनरल है जिसको कि हम कैल्शियम एपेटाइट, मिनरल फॉर्म है कैल्शियम एपेटाइट का। जो कैल्शियम एपेटाइट है उसका मिनरल फॉर्म है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और इसको भी हम फ्लोरोसेंट लेबल की तरह यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए एंड बी ओनली। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर पूछा गया है among the various marks that are produced on a cartridge case by a weapon, the extractor and ejector mark are characteristic of which class of weapon? तो जो आपके एक्सट्रैक्टर और इजेक्टर मार्क हैं, ये आपके कौन कौन से टाइप की वेपन में देखने को मिलेंगे? तो जो आपकी सेमी ऑटोमेटिक और जो आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और जितनी भी तरह की होंगी उन सब में आपको सेमी ऑटोमेटिक चाहे हो या फिर हो आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक, दोनों में ही आपके एक्सट्रैक्टर और इजेक्टर दोनों तरह के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए एंड ई ओनली। जो आपकी रिवॉल्वर्स होती हैं, शॉर्ट गन्स होती हैं, एयर गन होती हैं, उसमें कंपलसरी नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इजेक्टर मार्क की, तो इजेक्टर मार्क एक तरह का एक्सट्रैक्टर क्लॉ होता है जो कि रिम की ग्रिपिंग की पास में देखने को मिलता है। और इजेक्टर जो है वो भी सेम इसी तरह से होता है, जो कि फोर्सफुली कार्ट्रिज, स्पेंट कार्ट्रिज केस को फायर आर्म से इजेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी तरह की क्वेरी अगर आपको लग रही है तो आप लोग पूछ सकते हो। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड एज सेकेंडरी एक्सप्लोसिव। सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के तौर पर इनमें से किसको यूज़ करते हैं? आरडीएक्स हो गया, लेड एजाइड है, लेड स्टेफनेट है, टीएनटी है, मरकरी फल्मिनेट है। तो इसमें से किसको हम आपका सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के तौर पर यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर आरडीएक्स और टीएनटी, ए एंड बी, इन दोनों को ही हम आपका सेकेंडरी एक्सप्लोसिव की तरह से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी एक्सप्लोसिव क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या क्या आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव एक तरह के एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो कि रिलेटिवली इंसेंसिटिव होते हैं टू शॉक, फ्रिक्शन एंड हीट कंपेयर टू प्राइमरी एक्सप्लोसिव। जो प्राइमरी एक्सप्लोसिव होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं शॉक, फ्रिक्शन और हीट से, बट जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। And they are typically used as main charges in military and industrial applications। तो जो आपके secondary explosives होते हैं वो आपके military और industrial applications में हम use करते हैं। अगर हम बात करें RDX की, RDX जिसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ये एक तरह का पावरफुल हाई एक्सप्लोसिव है जो कि कॉमनली सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के तौर पर यूज करा जाता है मिलिट्री एप्लीकेशंस में, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी होती है एंड हाई एनर्जी आउटपुट मिलता है इसमें। टीएनटी की बात करें जिसको की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये भी आपका हाई एक्सप्लोसिव है और इसको भी हम सेकेंडरी एक्सप्लोसिव में की तरह यूज़ करते हैं। मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है। इसमें आपकी मॉडरेट एनर्जी आउटपुट मिलता है और काफ़ी स्टेबल होता है ये भी। लेड एजाइड जो है ये एक तरह का आपका प्राइमरी एक्सप्लोसिव है एंड ये जो है आपका काफ़ी सेंसिटिव होता है शॉक, हीट एंड जो फ्रिक्शन है उसमें, और इसका यूज़ हम डिटोनेटर एंड इनिशिएटर के तौर पर करते हैं लेड एजाइड का यूज़। मरकरी फल्मिनेट की अगर हम बात करें ये भी आपका प्राइमरी एक्सप्लोसिव है और ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। ठीक है, और इसको भी हम डिटोनेटर और इनिशिएटर की तरह यूज़ करते हैं। लेड स्टिफनेट जो है ये भी
आपका प्राइमरी एक्सप्लोसिव है और इसका यूज़ हम आपका डिटोनेटर और इनिशिएटर की तरह करते हैं। और जो लेड स्टिफनेट है आपका लेड एजाइड की तरह ही होता है, यानी कि दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो RDX है और जो TNT है, बस यही दो आपके सेकेंडरी एक्सप्लोसिव है, बाकी तीनों जो हैं C, D and E ये प्राइमरी एक्सप्लोसिव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 60, ये हम इसके बाद में इस वीडियो को करेंगे एंड। यहाँ पर पूछा गया है a polar molecule is a molecule which shows a permanent electric dipole movement. Such type of molecule shows which kind of polarization? तो जो डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी एक तरह की एबिलिटी होती है पोलर मॉलिक्यूल्स की टू अलाइन देयर परमानेंट डाइपोल्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में परमानेंट डाइपोल में अलाइन होना पोलर मॉलिक्यूल्स का, ये एबिलिटी होना। ठीक है, when an external electric field is applied, polar molecules tend to align themselves such that their positive and negative charges oriented towards the opposite ends of the field. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन की, तो डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन ये एक तरह का पोलराइजेशन होता है जो कि इंड्यूस होता है बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इन अ मॉलिक्यूल इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की, तो ये भी आपका एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की। मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स होते हैं उनकी टू मूव इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लीडिंग टू इंड्यूस्ड डाइपोल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, जहाँ पर आपको सूटेबल लगे वहाँ पर पूछ सकते हो। वेबसाइट है वहाँ पर भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अभी करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।